linguistic diversity of India and how many languages do we have in India? अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, तो यू कैन से 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में. मोर देन 1600, मोर देन 1600. एंड द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट. ये आंसर किस पे डिपेंड करता है कि एक कैसे इसको काउंट करता है. ठीक है, किस तरह से आप इस लैंग्वेज को काउंट करते हैं. अगर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2001. हमारे पास कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो सेंसस ऑफ इंडिया जब 2001 में हेल्ड हुआ था, उससे हमने कुछ रिकॉर्ड की थी लैंग्वेजेस को भी. दैट द सेंसस रिकॉर्डेड, सेंसस ने रिकॉर्ड किया था मोर देन 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मेंशन एज देयर मदर लैंग्वेज. मतलब मोर देन, उस सेंसस में हमने देखा कि 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी. मतलब 1500 से ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस को लोगों ने क्या कहा, वो हमारी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, तो उसको भी नोटेड डाउन किया गया. मतलब मोर देन 1500. एंड दिस मोर देन these languages were grouped together under some major languages. ये जो languages थी इनको ग्रुप किया गया. These languages were grouped together under some. इन लैंग्वेजेस को क्या किया गया, ग्रुप टुगेदर करके, मतलब कुछ मेजर लैंग्वेज के अंडर में इन लैंग्वेजेस को डाल दिया गया. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिल्ली and many more were grouped together under हिंदी. इन सब भाषाओं को किसके अंडर में हमने डाल दिया, इन सब भाषाओं को भिल्ली, इन सब भाषाओं को हमने हिंदी लैंग्वेज के अंडर में डाल दिया. जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि एप्पल, मैंगो, गुआवा, पपाया, ये सब किसके अंडर में, किस हेड के अंडर में थे, दैट इज फ्रूट. फ्रूट के हेड के अंडर में थे. तो वैसे ही क्या हुआ, उसी तरह से ये जब फ्रूट के अंडर में थे, तो आप इसको कर सकते हो कि जो भोजपुरी थी, जो मगधी थी, जो बुंदेलखंडी थी, एंड जो छत्तीसगढ़ी थी, राजस्थानी, भिल्ली एंड मैनी अदर्स, और भी जो अदर लैंग्वेजेस है उनको एक ग्रुप के अंडर में डाला गया, दैट इज हिंदी के अंडर में डाला गया. एंड इवन आफ्टर दिस grouping the census found 140 मेजर लैंग्वेजेस. इस ग्रुप के बाद भी सेंसस को कितने मेजर लैंग्वेजेस मिले, 114. कितने, 114 लैंग्वेजेस. एंड ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution. और इनमें से 22 लैंग्वेजेस को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है इन द 8th schedule of the Indian Constitution. हमने 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर दिया 8th schedule of the Indian Constitution में, and are therefore called scheduled languages. And therefore called scheduled languages. Most important क्या, इनमें 22 लैंग्वेजेस को हमने 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. और इसको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस. और इन्हें हम क्या कहते हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस. ठीक है. एंड others are called non-scheduled languages, and others are called non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most
डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम देखो शेड्यूल हम 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज कह रहे हैं, जिनको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में उसको ऐड किया, और अदर जो लैंग्वेजेस है उसको हमने नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहा। एंड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। यू नो वेरी वेल कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, और इंडिया को हम क्या कहते हैं, मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट डाइवर्स country in the world। And a look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population। मतलब आप इस शेड्यूल लैंग्वेज को, जो सामने आपकी टेबल है उसमें आप देखिए, इसमें कोई भी मदर टंग लैंग्वेज नहीं ली गई है। इसमें क्या लिया गया है, इस एनक्लोज टेबल क्लियर करता है नो वन लैंग्वेज इज द, इसमें मदर टंग की लैंग्वेज नहीं है, और द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। एंड कोई एक भाषा, कोई एक लैंग्वेज, कोई वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज हमारे मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन की मदर टंग नहीं है। कोई भी एक लैंग्वेज हमारे, अगर आप परसेंटेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मेजॉरिटी में कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, मेजॉरिटी में कोई भी मदर टंग लैंग्वेज नहीं आती है। एंड द लार्जेस्ट लैंग्वेज Hindi is the mother tongue of only about 41% Indians। देखो, द लार्जेस्ट लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली, हिंदी मदर टंग कौन सी है, मतलब सिर्फ 41% ऑफ इंडियंस हिंदी बोलते हैं। लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी है, और इसमें इस मदर टंग मतलब सबकी मदर टंग है, एंड 41% ऑफ इंडियंस इसको बोलते हैं। ठीक है। एंड अगर इफ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, द टोटल नंबर वॉज स्टिल लेस देन 50% इन 2001। अगर हम ऐड करें, जैसे कि हमारी पहली लैंग्वेज मलयालम है और दूसरी लैंग्वेज हिंदी, अगर हम इसको भी हिंदी में काउंट करें उन पर्सन्स को भी, तब भी 50% से लेस पीपल ही हिंदी बोलते हैं। पूरा 50% से लेस पीपल क्या बोलते हैं, दे स्पीक हिंदी। एंड 2001 के सेंसस की बात हो रही है। एंड एज फॉर इंग्लिश ओनली, इंग्लिश कौन बोलता है, 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग के रूप में वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। 0.02%, 0.02%। Another 11% knew it as a second or third, और मीन्स कि 50% से लेस आपकी हिंदी बोली जाती है और इंग्लिश 0.02%, और अनदर 11% न्यू मतलब सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की जो भी है, दूसरी या मतलब जो 11% पीपल्स है वो सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जानते हैं। मतलब जो 11% पीपल है न्यू इट एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, उनकी कोई सेकेंड लैंग्वेज होगी इंग्लिश हिंदी या थर्ड लैंग्वेज होगी, दैट इज 11% पीपल। रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट मेमोराइज इट। बस आपको रीड करना है, इस टेबल को मेमोराइज नहीं करना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मेन आपका था कि 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 22 लैंग्वेजेस को ही मान्यता दी गई है। हाँ, मतलब इंक्लूड किया गया है, एंड इंक्लूड किया गया है। एंड मेक अ बार और पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। आप इस इंफॉर्मेशन में एक बार बनाइए और पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन।
prepare a map of linguistic diversity of India by shading the region where each of these languages is spoken on the map of India. You can do this activity if you want. It's optional. Find out about any 3 languages that are spoken in India but not included in this table. आप 3 लैंग्वेजेस को फाइंड करिए जो इंडिया में बोली जाती है लेकिन वो इस टेबल में इंक्लूडेड ना। एंड द परसेंटेज ऑफ स्पीकर्स ऑफ ईच लैंग्वेज फॉर 2001 हैज बीन वर्कड आउट, और मतलब टोटल population of India excluding the population of Maomaram, Paumata, Purum subdivisions of Senapati district of Manipur due to cancellation of census result. मीन्स कि ये जो पॉपुलेशन काउंट की गई है, जो लैंग्वेजेस काउंट की गई है, इसमें कुछ को इंक्लूड नहीं किया गया था। और कौन कौन से लोगों को, मतलब जो किसको इंक्लूड नहीं किया गया था? मोमराम, पाओमाता और पूरू अनुमंडलों को मतलब छोड़कर इसमें, क्योंकि जो मणिपुर में सेंसस हुआ था उसको क्या किया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था, उस सेंसस के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, एंड इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया। एंड the next, read the following excerpts from an article by noted historian Ramachandra Guha that appeared in the Times of India on November 2006 में, 1 नवंबर 2006 में। मतलब इसमें जो फेमस हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा के, मतलब रामचंद्र गुहा के आर्टिकल को इसमें नोटेड डाउन किया गया, मतलब आर्टिकल है इसमें, और इसमें कहा गया है कि आप इसमें इस आर्टिकल को रीड करिए जो 1 नवंबर 2006 को प्रिंट हुआ था। इस आर्टिकल में क्या कह रहा है? That the report of the state reorganization commission, that is SRC, was implemented exactly 50 years ago. जो SRC है, जो रिपोर्ट ऑफ स्टेट रेगनाइजेशन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? वो 50 ईयर्स पहले इम्प्लीमेंट हुआ था, और 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। एंड दिस in its own time and own way has also transformed the political and institutional life of the nation. और इसमें क्या था? ये अपने टाइम में, मतलब यू कैन से इन इट्स ओन टाइम, अपने टाइम में अपने तरीके से हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। अपने तरीके से, मतलब अपने तरीके से इसने क्या किया? पॉलिटिकल लाइफ को, इंस्टीट्यूशनल लाइफ को चेंज किया, एकदम बदल दिया था, चेंज कर दिया। Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provenances, and these based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. जो गांधी थे और जो उनके लीडर थे, उन्होंने अपने फॉलोअर से प्रॉमिस किया था, जब भी हमें फ्रीडम मिलेगा, जब भी फ्रीडम आएगा, हम एक न्यू नेशन को बनाएंगे, वुड बी बेस्ड
हमारा न्यू नेशन किस पे बेस्ड होगा, दैट इज ऑन अ न्यू सेट ऑफ प्रोविडेंसेस हो गए वहाँ पर, ठीक है। स्टेट दीज बेस्ड ऑन दी मतलब प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस पे वो बेस्ड होंगे, ठीक है। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उस पे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेजेस पे बेस्ड होंगे। और जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो क्या हुआ, इसका बंटवारा भी हो गया। इट ऑल्सो डिवाइडेड, इसका क्या हुआ, बंटवारा भी हो गया। एंड पार्टीशन वॉज द consequences of a partition was the consequences of a primordial attachment to one's faith. How many more partitions would that other primordial loyalty language lead to? So ran the thinking of Nehru, Patel and Raja जी। नेहरू, पटेल एंड राजा जी। क्या हुआ कि जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, जो पार्टीशन हुआ दी कॉन्सिक्वेंस, पार्टीशन से कौन सा कॉन्सिक्वेंस निकला, मीन्स कि कौन सा परिणाम निकला, इसमें क्या निकला, प्रीमोडियल अटैचमेंट टू वन फेथ, मतलब कि क्या था, वन फेथ। इसमें जो डिवीजन हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ये सब अटैच थे, मतलब कि ये पुरातन, प्रीमोडियल मतलब पूरा तत्व या पुरातन से अटैच थे, अपने कल्चर पे आस्था रखते थे, अपने धर्म पे इनको आस्था थी, अटैच थे। हाउ मेनी मोर पॉलिटिशियंस वुड हैव दैट अदर प्रीमोडियल लॉयल्टी लैंग्वेज लीड्स टू, मतलब कि अब कितने पुरानी अगर प्रीमोडियल लॉयल्टी की बात करें तो प्रीमोडियल लॉयल्टी मीन आस्था कि एक ऐसी ही चीज़ मीन्स कि हमारे फेथ के अकॉर्डिंग, हमारी लॉयल्टी हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे कितने डिवाइड होंगे, हमारे कितने डिवाइड होंगे। ये नेहरू जी, पटेल जी और राजा जी के मन में ये बातें, ये सवाल उठ रहे थे। एक तो ऑलरेडी हमारा डिवीज़न हो गया, अब मतलब अब क्या हम अपना डिवीज़न फेथ के अकॉर्डिंग भी करेंगे, कल्चर के अकॉर्डिंग भी करेंगे, हम किस किस में अपने आप को डिवाइड करेंगे, किस किस पार्ट में अपने आप को डिवाइड करेंगे, एंड किस किस पार्ट में अपने आप को डिवाइड करेंगे। And far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. Means कि भारत की जो यूनिटी को, मतलब भारत की जो यूनिटी को, उसको लिंग्विस्ट फॉर अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी, मतलब भारत की जो यूनिटी को कमज़ोर करने की जगह, भारत की यूनिटी को कमज़ोर करने की जगह जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उन लोगों ने इंडिया की हेल्प की, उसको स्ट्रेंथ दिया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने क्या किया, इंडिया को मजबूत में करने में हेल्प की, ठीक है। एंड it has proved to be perfectly consistent to be Kannadiga and the Indian Bengali and Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian. To be sure, these states based on languages sometimes quarrel with one another. मतलब ये जो स्टेट थे ये आपस में, मतलब एक पर्सन है वो कन्नड़ और इंडियन भी है, और जो दूसरा है वो बंगाली और इंडियन भी है, तीसरा तमिल है वो इंडियन भी है, चौथा गुजराती है वो इंडियन भी है। ऐसे मतलब
दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीते थे। यहाँ पे जो लोग हैं वो दो दो आइडेंटिटी के साथ रहते थे। टू बी श्योर दीज स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, मतलब ये स्टेट बेस्ड थे लैंग्वेजेस पे। और समटाइम इन लोगों के बीच में क्या होता था, क्वारल होता था। समटाइम्स इन लोगों के बीच में क्या होता था, क्वारल होता था। एंड क्वारल होता था एंड यू कैन से व्हाइल दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रिटी, ये डिस्प्यूट्स प्रिटी नहीं थे। कभी कभी क्या होता था, बहुत वर्स्ट हो जाता था। एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज अलाउड इंडिया टू escape while what might have been a worse fate state if the sentiments of the native speakers of Telugu Marathi have been disregarded. Telugu Marathi have been Telugu Marathi or else I think it is etc. Misprint had been, all had been, Marathi etc. all had been disregarded. What we might have here was one language, 14 or 15 nation. मतलब अगर हम इट वॉज लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें तो लिंग्विस्टिक स्टेट के जब लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म हुआ तो उसने क्या किया, अलाउड इंडिया, एक मतलब इंडिया को एक ऐसे वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट फेट से बचा लिया। और अगर हम बात करें, अगर तेलुगु, मराठी और अदर लैंग्वेज बोलने वालों की, जो अदर लैंग्वेज बोलते थे उनकी भावनाओं का, मतलब उनकी लैंग्वेजेस का अगर रेस्पेक्ट ना रखा गया होता तो यहाँ की जो स्थिति थी कुछ इस प्रकार की होती, दैट इज एक भाषा 14-15 राष्ट्र। ठीक है, अगर हमने डिवाइड दैट टाइम इनको लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया होता तो एक लैंग्वेज होती, लेकिन क्या होता, ये इनकी कितने नेशंस में ये बढ़ चुके होते, 14-15 नेशंस में ये डिवाइड हो चुके होते। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ओन स्टेट और एनी अदर स्टेट दैट वॉज अफेक्टेड बाय लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, and write a short note for or against the argument given by the author here on the basis of that example. आपको शॉर्ट नोट देना है, मतलब उसके पक्ष में भी आर्गुमेंट, अगेंस्ट द आर्गुमेंट या नोट फॉर सपोर्ट में और अगेंस्ट में, इसके बारे में आपके जो ऑथर के आपने एग्जाम्पल्स पढ़े इसको आपको लिखना है। एंड डोंट राइट इट दैट इट्स एग्जाम्पल, और आपको इसको आना चाहिए। Our next topic is decentralization in India. Decentralization in India. Decentralization of India. That's our next topic. And we are like a three-tier coach in a train. I always prefer the lower berth. अच्छा, हमारे यहाँ मतलब जो ट्रेन है उसमें 3 tier कोचेस हैं, हाँ, एंड और मुझे हमेशा कौन सा निचला बर्थ ही अच्छा लगता है, ये कार्टून कह रहा है, दैट इज इन योर बुक। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 or more tiers of government. हमने पहले नोट किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स है उसमें 2 से ज़्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एंड वी हैव सो फार डिस्कस दी 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, और हमने डिस्कस भी किया है 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री के 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट a vast country like India cannot be run only through these tiers. मतलब vast country, हमारी जो कंट्री वास्ट कंट्री है, इंडिया, लाइक इंडिया,
ये कैन नॉट बी रन, ये रन नहीं कर सकती ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स, मतलब इन 2 टीयर्स पे ये रन नहीं कर सकती है। ठीक है, दैट इज स्टेट्स इन इंडिया आर एज द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। जो इंडिया में स्टेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप के इक्वल है। ठीक है, यूरोप में जो यूरोप के जो इंडिपेंडेंट कंट्री से भी हमारे स्टेट्स बड़े हैं, कंट्री से भी हमारे स्टेट्स क्या है, बड़े हैं। एंड दैट इन टर्म्स ऑफ अगर पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। उत्तर प्रदेश क्या है, वो रशिया से भी बड़ा है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र क्या है, जर्मनी से भी बड़ा है। एंड मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। मतलब जो इनमें से भी और भी स्टेट्स हैं, ठीक है, मैनी ऑफ दीज स्टेट्स भी, मतलब ये जो हमारे स्टेट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनली डाइवर्स है। जो हमारे और भी स्टेट्स हैं वो इंटरनली वेरी डाइवर्स हैं। एंड देयर इज थस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट, और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी पावर शेयरिंग की इन स्टेट्स में। इसीलिए हमें किस बात की ज़रूरत पड़ी थी, पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी थी इन स्टेट्स में। एंड इन स्टेट्स में हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, पावर शेयरिंग की। एंड फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरल की पावर को शेयर करने के लिए जो फेडरल पावर शेयरिंग है इंडिया में, उसके क्या हुआ, इंडिया को नीड पड़ गई एक और टियर की। ठीक है, एक और टियर की इंडिया को नीड पड़ गई। ठीक है, मतलब 3 टीयर्स हो गए। एंड फेडरल पावर शेयरिंग जो था, जो फेडरलिज्म था, जो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट दैट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बिलो। और क्या था, दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंड यही हम, मतलब क्या रीज़न दिया गया था, मतलब दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और भारत में मतलब जो सिस्टम है, भारत में क्या दिया गया, जो सिस्टम है कि डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे यही तर्क दिया गया था कि हमें फेडरल, मतलब यही बोला गया था कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है उसी के इंडिया को उसी कारण से 3 टियर होना पड़ा, 3 टियर की गवर्नमेंट हमें चाहिए, और इसी के कारण दिस इज द रैशनल, और यही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। एंड थर्ड रिजल्टेड ऑफ, मतलब और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट आ गई। और 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, उसे हम क्या कहते थे, लोकल गवर्नमेंट। उसे हम क्या कहते थे, लोकल गवर्नमेंट कहते थे। एंड लोकल गवर्नमेंट हम उसे कहते थे। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर हम जब पावर ली गई, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उनकी पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो क्या हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, जब हम इस पावर को लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हम इसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level.
और जो बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का जो बेसिक आइडिया था वो क्या था, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है एंड इश्यूज हैं, और जो बेस्ट सेटल इसको कौन कर सकता है, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वही इसको बेस्ट सेटल कर सकती है। जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वही इसको क्या कर सकती है, बेस्ट लेवल इसका सेटल कर सकती है। एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, और पीपल को भी बेटर नॉलेज होती है अपने प्रॉब्लम्स की, मतलब इन देयर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटीज़ की नॉलेज पीपल को ज़्यादा होती है। एंड जैसे आप जिस एरिया में रहते हो तो आपको भी अपने एरिया की नॉलेज होती है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से इश्यूज हैं, तो उसी तरह पीपल को भी नॉलेज होती है। एंड यू कैन से दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया, उनके पास बेटर आइडियाज भी हैं ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर इफेक्टिवली। उनके पास कुछ बेटर आइडियाज़ भी होते हैं और वो मतलब आइडियाज़ की वो अपने मनी को कहाँ स्पेंड करें और मैनेज मतलब चीज़ों को कैसे मैनेज करें इफेक्टिवली, ठीक है। एंड besides at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making। लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो पीपल को मतलब कहती है कि आप पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ये लोकल लेवल में क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर पाता है इन डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग पे वो क्या कर पाता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर पाता है। एंड दे हैव बिसाइड्स this helps to inculcate a habit of democratic participation, और ये आपकी हेल्प करता है कि मतलब इनक्लूड मतलब आपकी आदत हो जाएगी। अगर आप मतलब लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं डायरेक्टली तो इससे क्या होगी, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आप डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर देंगे। आप डेमोक्रेटिकली क्या करना स्टार्ट कर देंगे, पार्टिसिपेशन करना अपनी गवर्नमेंट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे, जो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज one important principle of democracy, namely local self government। और जो लोकल गवर्नमेंट है ये बहुत ही बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है ये रियलाइज करने का। ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, और दैट इज नेमली, और ये क्या है इसका नेमली, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हम इसको क्या नाम देते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, सबकी सेल्फ गवर्नमेंट है ये, ठीक है। The need for decentralization was recognized in our constitution। Means जो need for decentralization was recognized in our, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत नीड थी हमारी कंट्री में, और इसने बहुत रेगोनाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ये डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी समझा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इसको इंक्लूड भी किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इंक्लूड भी किया। एंड since then there have been several attempts to decentralize power। Since then there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and panchayat। और इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद विलेज और टाउन्स में
टाउन्स में, विलेज और टाउन्स के लेवल पर क्या कोशिश की गई, कुछ अटेम्प्ट किए गए थे डिसेंट्रलाइज पावर, मतलब डिसेंट्रलाइज के पावर को हमने लेवल ऑफ विलेजेस और लेवल ऑफ टाउन्स पे डिवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल दी स्टेट्स। सारे स्टेट्स में पंचायत जो कि विलेजेस में होती है, म्युनिसिपैलिटी कहाँ होती है, अर्बन में होती है, अर्बन एरियाज में होती है। ये सारे स्टेट्स में ये सेटल्ड हैं, मतलब सेटअप हैं। एंड बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये डायरेक्टली कंट्रोल किसके अंडर में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली कंट्रोल किसके अंडर में है, अंडर दी कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शंस है इस लोकल गवर्नमेंट में, मतलब जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन दीज लोकल गवर्नमेंट्स का जो इलेक्शन होता है लोकल गवर्नमेंट्स का, ये रेगुलरली हेल्ड नहीं होता है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। देन लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर। जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास कोई भी पावर या रिसोर्सेज, उनके खुद के रिसोर्सेज या उनके पास कोई पावर नहीं। Thus, there was very little decentralization in effective term। और इसीलिए बहुत लिटिल इफेक्टिव है, मतलब देयर वॉज वेरी लिटिल, बहुत ही लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव हुआ है, बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव हुआ है। एंड इफेक्टिव हुआ अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। एक मेजर स्टेप लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। ठीक है, टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ मेजर स्टेप्स को लिया गया, वॉज टेकन कब लिया गया था, इन 1992 में, इन 1992 में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। यह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था जिससे कि आप थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल और इफेक्टिव बना सके, मोर पावरफुल और इफेक्टिव बना सके। ठीक है, 1992 में लिया गया था इस डिसीजन को। नाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। पहले क्या होता था, लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शंस होते नहीं होते थे। अब जब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड कर दिया गया मोर पावरफुल बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहा गया कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया गया टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, एंड seats are reserved in the elected body। जो seats हैं वो रिजर्व किया गया, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज में इनकी सीट्स को रिजर्व किया गया। एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब इनकी सीट्स को रिजर्व किया गया। एंड जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ और एंड जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ मतलब दीज इंस्टीट्यूशन, इनके जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे कौन थे,
किसके एग्जीक्यूटिव हेड? द इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, इनकी सीटों एग्जीक्यूट किया गया, इनकी सीट मतलब इनके पदों के लिए, मतलब इनकी सीट्स के लिए। ठीक है, यू कैन से सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज में सीट्स को रिजर्व किया गया, और जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे, जो इन इंस्टीट्यूशंस के एग्जीक्यूटिव हेड्स थे, मींस इनके लिए भी सीटें रिजर्व की गई, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। At least 1/3 of all positions are reserved for women. At least मतलब 1/3 of all positions, 1/3 of position रिजर्व किया गया किसके लिए? वुमेन के लिए। रिजर्व किया गया किसके लिए? वुमेन के लिए। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को हमने क्या नाम दिया? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। मतलब हमने एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया, मतलब हर स्टेट में हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया, और स्टेट को कहा, स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसलिए हमने हर स्टेट में इसको कंडक्ट करवाया, मतलब क्रिएट करवाया कि वो कंडक्ट करा सके पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को, कि वो कंडक्ट करा सके पंचायत या और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके। एंड that is the state governments are required to share some power. जो state governments थी are required to share some power and revenue with local government body. मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये इलेक्शन कराने के लिए उनके पास कुछ शेयर होने चाहिए, मतलब कुछ पावर्स होनी चाहिए एंड रेवेन्यू होना चाहिए विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ पार्ट, शेयर लिखा था, आर रिक्वायर्ड, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है कि वो शेयर करे अपनी कुछ पावर और अपने रेवेन्यू को किसके साथ शेयर करे? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करे। किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करे। एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ वो अपनी पावर को शेयर करे। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उनको हम किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज। एंड ईच विलेज or a group of villages in some states had a ग्राम पंचायत। ठीक है, हम जो रूरल लोकल गवर्नमेंट किस नाम से पॉपुलर है? पंचायती राज के नाम से पॉपुलर है। एंड that each village or a group of villages in some states had a ग्राम पंचायत। मतलब एक विलेज हो या ग्रुप ऑफ विलेजेस हो, मतलब ईच विलेज, हर एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस हो, तो कुछ स्टेट्स में हैड अ ग्राम, क्या है? ग्राम पंचायत है। एंड दिस इज अ काउंसिल
consisting of several ward members. और ये क्या है? ये this is a council consisting of several, ये ward members को consist करते हैं, and often called पंच and a president और सरपंच. ठीक है, जब आपकी एक ग्राम सभा बन जाती है तो आप किसको सेलेक्ट करते हो? तो आप मतलब एक वार्ड मेंबर, सारे वार्ड मेंबर्स मिलकर किसको सेलेक्ट करते हैं? पंच को, पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच. ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं? उनको पंच, पंच मतलब 5, और उसके बाद पंच में से हम लोग क्या करते हैं? पंच सेलेक्ट होता है, और फिर पूरे गांव में से हम किसी को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, एंड उसी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट क्या, हम उसे सरपंच कहते हैं. प्रेसिडेंट या हम उसे क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं. ठीक है, एंड हम उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट और सरपंच. मीन्स कि प्रत्येक गांव में अगर आप बात करें, ईच विलेज में या कुछ राज्यों में ग्रुप ऑफ विलेजेस एक क्या बनाती है? मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस एक ग्राम पंचायत होती है. ठीक है, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस में, कुछ स्टेट्स में क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है. ठीक है, ये एक काउंसिल होती है, यू कैन से एक परिषद है जिसमें कई सदस्य. ये एक काउंसिल है जिसमें वार्ड मेंबर्स रहते हैं, और क्या होता है? इसमें वार्ड मेंबर्स भी रहते हैं, इसमें पंच भी रहता है, प्रेसिडेंट और सरपंच भी इंक्लूड रहते हैं. ठीक है, एंड और जो मतलब इसमें ये भी है कि जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो वार्ड मेंबर्स मतलब जो वार्ड होता है, जैसे आप भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वार्ड डिवाइड कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो जब वार्ड डिवाइड होते हैं, जैसे कि 25 आई थिंक जो पार्षद रहते हैं, जो वार्ड डिवाइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? गांव में जो वार्ड डिवाइड किए जाते हैं, उन वो वार्ड्स मिलकर मतलब वो वार्ड्स मिलकर क्या करते हैं? सब लोग वार्ड से चुने जाते हैं. मतलब हर वार्ड से एक सदस्य, एक मेंबर चुना जाता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं. ठीक है, हम मतलब वार्ड से 5 मेंबरों को सेलेक्ट किया जाता है, और हम उन्हें क्या कहते हैं? पंच कहते हैं. और उसके बाद से हम लोग किसको सेलेक्ट करते हैं? उसके बाद से हम लोग प्रेसिडेंट और सरपंच को सेलेक्ट करते हैं. उसी वार्ड से हम लोग फिर प्रेसिडेंट और सरपंच को, और प्रेसिडेंट कहिए या सरपंच कहिए, हम उसको सेलेक्ट करते हैं. Then it is a decision making body. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं? ये इलेक्ट होते हैं जो हमारे में एडल्ट पॉपुलेशन लोग रहते हैं, मीन जो 18+ रहते हैं, वो इन्हें क्या करते हैं? अपने वार्ड से इनको वोट देते हैं. ठीक है, सेलेक्ट करते हैं. एंड इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. और जो सरपंच होता है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है पूरे एंटायर विलेज का. पूरे एंटायर विलेज का क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बॉडी. एंड द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. लेकिन जो पंचायत काम कैसे करता है? वो सुपरविजन ऑफ दी ग्राम सभा के अंडर में काम करता है. वो कैसे काम करता है? ग्राम सभा के अंडर में काम करता है. ठीक है, ग्राम सभा के अंडर में काम करता है. ऑल दी वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर. जितने भी वोटर्स हैं विलेज में, सब इसके मेंबर, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. वो सब इसके मेंबर होते हैं. एंड सब इसके मेंबर्स होते हैं.
It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. मतलब it has the meeting. इनका चुनाव और जो गांव के सभी एडल्ट लोग होते हैं, जो गांव के सभी मेंबर्स होते हैं, वो जो गांव के सभी मेंबर्स it has to meet at least twice or thrice. मतलब मीटिंग होती है at least twice, साल में 2 बार या 3 बार। और किस लिए मीटिंग की जाती है? अप्रूव करने के लिए, एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए मीटिंग होती है ऑफ दी ग्राम पंचायत की। किसकी मीटिंग होती है? ग्राम पंचायत के बजट को, एनुअल बजट को पास करने के लिए ये मीटिंग होती है। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ दी ग्राम पंचायत and to review the performance of the Gram Panchayat. Review the performance of the Gram Panchayat. That is, ग्राम पंचायत के कामों को भी देखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। The local government structure goes right up to the district level. जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो राइट अप टू दी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। एंड अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर। जो फ्यू ग्राम पंचायत है वो एक साथ ग्रुप टुगेदर होते हैं टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। देखिए, जो फ्यू ग्राम पंचायत होते हैं आर ग्रुप्ड, वो ग्रुप्ड होते हैं टू फॉर्म, वो क्या फॉर्म करते हैं? व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल को फॉर्म करते हैं।